हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होता है। दोस्तों, हम लोग इसमें 6 अखबारों का निचोड़ डेली देखते हैं। पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर हाजिर रहता हूं। दोस्तों, यकीन मानिए, इससे इम्पोर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, देर न करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, आप मेरे चैनल पर डेली, मंथली, ईयरली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल पर जाकर। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार सरकार ने अपने संसाधनों से बिहार के कितने परिवारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का ऐलान किया है? तो देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने अपने संसाधनों से बिहार के 58 लाख परिवारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का ऐलान किया है। यह पूरी तरह से प्रधानमंत्री आरोग्य योजना आयुष्मान की तर्ज पर काम करेगा। अगर इसमें आयुष्मान योजना को भी जोड़ दिया जाए तो लगभग दोस्तों 1.79 लाख परिवारों को बिहार में जो है अभी तक 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी हैं। बजट 2024-25 में स्वास्थ्य विभाग का आवंटन 14,932 करोड़ रुपए का किया गया है। इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेजों में 161 तथा जिला अस्पतालों में 148 तरह की जांच मुफ्त कराई जाने का भी निर्णय लिया गया है। राज्य में 100 पशु अस्पताल बनाने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। 589 करोड़ की लागत से राज्य के 21 जिलों के सदर अस्पतालों को मॉडल भी बनाया जाएगा। 15 नए मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल मंजूर किए गए हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के तर्ज पर बिहार के किस जिले में ड्रामा स्कूल बनाया जाएगा? तो दोस्तों देखिए, पटना में गंगा नदी के किनारे ड्रामा स्कूल बनाया जाएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के तर्ज पर बिहार के पटना जिले में ड्रामा स्कूल बनाया जाएगा। पटना नगर निगम देश का पहला नगर निगम बनेगा जिसका अपना पहला ड्रामा स्कूल होगा। इसके लिए बजट 2024-25 में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पटना में इसे गंगा नदी के किनारे बनाया जाएगा। ड्रामा स्कूल में 40 छात्रों के लिए सीट होगा। 200 व्यक्तियों के बैठने की भी व्यवस्था इसमें की जाएगी। बिहार के किस जिले में निकल क्रोमियम की पुष्टि होने के बाद उसका खनन की घोषणा की गई है? तो देखिए दोस्तों, बिहार के औरंगाबाद जिले में निकल क्रोमियम की पुष्टि हो गई है। अब इसका खनन किया जाएगा। औरंगाबाद के गंजाना नामक स्थान पर 8 वर्ग किलोमीटर में निकल क्रोमियम की पुष्टि हुई है। इसके साथ साथ दोस्तों, बिहार के रोहतास जिले के पिपराडीह, भुरुआ तथा चुटिया खनिज ब्लॉक से ग्लूकोनाइट पाए जाने की भी पुष्टि हुई है। यहाँ पर ग्लूकोनाइट का खनन किया जाएगा। ग्लूकोनाइट से दोस्तों पोटाश निकलता है और इसका उपयोग रासायनिक खाद बनाने में होता है। तो याद रखिए, निकेल क्रोमियम औरंगाबाद जिले में पाया गया है और जो है ग्लूकोनाइट रोहतास जिले के पिपराडीह, भुरुआ तथा चुटिया खनिज ब्लॉक से पाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के टनकुप्पा में मोटे अनाजों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शिलान्यास किया है? देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के गया जिले के टनकुप्पा प्रखंड के भेटौरी पंचायत के मायापुर में मोटे अनाजों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शिलान्यास किया है। इसे 56 एकड़ में 200 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों गया जिले की, तो गया का क्षेत्रफल 4,976 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे कोई बिहार का क्षेत्रफल पूछे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या गया जिले की बात की जाए तो 43,91,418 है। गया जिले का साक्षरता दर 52.38% है। गया जिला भारत के बिहार राज्य का एक जिला है। जिले का मुख्यालय गया है। इस क्षेत्र के लोग मगही बोलते हैं। गया जिले के गया में मगध विश्वविद्यालय भी है। गया भारत के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थलों में से एक है। इस नगर का हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में गहरा ऐतिहासिक महत्व है। नगर के पूर्व में फल्गु नदी बहती है। नवनिर्मित गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा यह थाईलैंड से भी जुड़ा हुआ है। गया से 13 किलोमीटर की दूरी पर बोध गया स्थित है, जो बौद्ध तीर्थ स्थल और यही बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फल्गु नदी के पश्चिमी किनारे पर विष्णुपद मंदिर पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है।
कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु के पदचिन्हों पर किया गया है। गया पितृदान के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से मृत व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों गया एक बहुत ऐतिहासिक और विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल भी है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है दोस्तों, जो थाईलैंड से सीधे जुड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? तो दोस्तों उड़ीसा से। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव और सत्तारूढ़ बीजेडी के देवाशीष सामंतरे और सुभाषिस खुटिया को उड़ीसा से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया है। संसद के उच्च सदन में राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। इस बीच 56 सीटों में से 41 सीटों पर नेता निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्विरोध चुने गए नेताओं में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं। बिहार से भी 6 निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लॉर्चर ने तिरुवनंतपुरम के सांसद को सेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया है। थरूर को यह पुरस्कार भारत फ्रांस संबंधों को गहरा करने, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता जताने और लंबे समय से फ्रांस के मित्र के रूप में काम करने के लिए मिला है। फ्रांस पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी पेरिस है। यह यूरोपीय संघ का सदस्य है। यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं। प्रधानमंत्री गैब्रियल एटल है। फ्रांस का प्राचीन नाम गॉल था। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मुख्य अतिथि के रूप में भारत में शिरकत भी किया है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों संबलपुर में। स्किल इंडिया सेंटर दोस्तों भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन जो है संबलपुर में किया गया है। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन उड़ीसा के संबलपुर में किया है। इस कार्यक्रम के बाद उड़ीसा में आगामी कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन अंगुल, भद्रक, ढेंकनाल, तालचेर और देवगढ़ में किया जाना है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास है। उड़ीसा बिहार से 1 अप्रैल 1936 को अलग हो गया। उड़ीसा में विधानसभा की 147 सीटें हैं, लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। यह हिंदू धर्म के 4 धाम में से एक माना जाता है। हर वर्ष होने वाली रथ यात्रा में दूर दूर से श्रद्धालु भाग लेते हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। उड़ीसा में 21 वन्यजीव अभयारण्य है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। ये संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है जो एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील भी है। सिमलीपाल नेशनल पार्क मयूरभंज जिले में है। कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है और देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य फेमस वन्यजीव अभयारण्य है। उड़ीसा में 30 जिले हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन जो है नेपाल में किया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन नेपाल में किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित 19 देश भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 2 सप्ताह तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया है। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य अपनी सीमाएं साझा करते हैं। इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम शामिल हैं। नेपाल से सटे 8 जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, अररिया और किशनगंज इनमें शामिल हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो दोस्तों माल्टा बना है। मध्य भूमध्य सागरीय देश माल्टा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य बना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाले 119 देश के रूप में माल्टा का स्वागत किया है।
विदेश मंत्रालय माल्टा के स्थायी सचिव क्रिस्टोफर कटजार ने नई दिल्ली में आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आईएसए की स्थापना साल 2015 में की गई थी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। माल्टा यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक विकसित द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी वलेता है। इसकी मुख्य और राजभाषाएं माल्टाई भाषा और अंग्रेजी भाषा है। 11 मार्च सन 904 ईस्वी को माल्टा द्वीप इस्लामी क्षेत्रों में शामिल हो गया था। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? देखिए, भारत ने तेहरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 1 रजत सहित कुल 4 पदक हासिल किए हैं। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के 11वें संस्करण में कुल 13 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया, जिसमें 6 महिला और 7 पुरुष खिलाड़ी शामिल थे। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे मिला है? तो दोस्तों, एलेक्स डॉसन को। 19 फरवरी को स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उन्हें अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब मिला है। एलेक्स की फोटो में ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे एक गोताखोर को मिंक हवेल के कंकाल की खोज करते हुए दिखाया गया है। 18 फरवरी 2024 को स्विट्जरलैंड में बर्गडॉर्फर स्टेड थास ओपन में भारतीय मूल के किस 8 वर्षीय खिलाड़ी ने पोलैंड के 37 वर्षीय शतरंज ग्रैंडमास्टर जासेक स्टोपा को हरा दिया है? तो दोस्तों, उनका नाम अश्वथ है। ठीक है। 18 फरवरी 2024 को स्विट्जरलैंड में बर्गडॉर्फर स्टेड थास ओपन में भारतीय मूल के अश्वथ कौशिक ने पोलैंड के 37 वर्षीय शतरंज ग्रैंडमास्टर जासेक स्टोपा को हरा दिया है। 8 वर्षीय अश्वथ शतरंज में किसी ग्रैंडमास्टर को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। अश्वथ कौशिक भारतीय नागरिक हैं और 2017 में भारत से सिंगापुर चले गए थे। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, शाहरुख खान ने मुंबई के ताज लैंड्स एंड में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 का आयोजन हुआ। बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नयनतारा को जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर इन निगेटिव रोल बॉबी देओल को एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड संदीप रेड्डी वांगा को एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्की कौशल को मिला सैम बहादुर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक चॉइस करीना कपूर को जान के लिए मिला है। अन्य अवार्डों में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड अनिरुद्ध रविचंद्र को जवान के लिए मिला। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का वरुण जैन को तेरे वास्ते जरा हट के जरा बचके के लिए मिला। बेस्ट एक्टर निगेटिव रोल बॉबी देओल तो बताया ही मैंने दोस्तों। बेस्ट एक्ट्रेस टीवी सीरियल में रूपाली गांगुली को अनुपमा के लिए मिला। बेस्ट एक्टर टीवी सीरियल नील भट्ट को गुम है किसी प्यार के लिए। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर का अवार्ड गुम है किसी प्यार को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस वेब सीरीज में करिश्मा तन्ना को स्कूप के लिए मिला। फिल्म इंडस्ट्री में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए मौसमी चटर्जी को अवार्ड दिया गया है। भारत जीपीटी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालयों के सहयोग से और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा समर्थित संघ ने किस नामक एक एआई मॉडल विकसित किया है? तो उसका नाम दोस्तों हनुमान है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने का लक्ष्य रखते हुए मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और भारत के अग्रणी इंजीनियरिंग स्कूलों द्वारा समर्थित एक संघ अगले महीने अपनी पहली चैट जीपीटी शैली सेवा शुरू करने के लिए तैयार है। भारत जीपीटी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालयों के सहयोग से और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा समर्थित हनुमान नामक एक एआई मॉडल विकसित किया है। चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा विकसित एक चैटबॉट है और 30 नवंबर 2022 को यह लॉन्च किया गया है। यह एक बड़े भाषा मॉडल का उपयोग करता है जो उपयोगकर्ताओं को वांछित लंबाई, प्रारूप, शैली, विवरण के स्तर और भाषा के दिशा में बातचीत का मार्गदर्शन करने की अनुमति देता है। ओपन एआई संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक एआई संगठन है जिसमें डेलावेयर में पंजीकृत गैर लाभकारी ओपन एआई शामिल है। ओपन एआई का मुख्य उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अनुसंधान करना और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस विकसित करना है जो सुरक्षित और फायदेमंद है। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन हैं। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला समक्का सरक्का जथारा
किस राज्य के मुलुगु जिले में शुरू हुआ है? तो दोस्तों देखिए, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला समक्का सरक्का जथारा तेलंगाना के मुलुगु जिले में शुरू हुआ है, जिसमें हजारों भक्तों ने जनजातीय देवताओं की पूजा की है। समक्का सरक्का जथारा, जिसे मेदाराम जथारा के नाम से भी जाना जाता है, देवी देवताओं के सम्मान में भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। मिश्रित वित्त सुविधा के लिए किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया है? तो गोवा ने दोस्तों, गोवा सरकार ने घोषणा की है कि वह विश्व बैंक के सहयोग से एक मिश्रित वित्त सुविधा स्थापित करेगी। यह उपराष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह की पहली जलवायु केंद्रित बहुक्षेत्रीय सुविधा होगी। मिश्रित वित्त सुविधा की घोषणा विश्व बैंक की भारत जलवायु और विकास भागीदार बैठक के 2024 संस्करण में की गई थी। मिश्रित वित्त का मतलब है दोस्तों, जिसमें सार्वजनिक, निजी, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जलवायु वित्त शामिल हो। गोवा और भारत के अन्य तटीय राज्यों को तेजी से बढ़ती जलवायु के प्रभावों के प्रति अधिक लचीलापन बनाने में भी मदद करने की क्षमता है। विश्व बैंक सबसे बड़ा बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन, जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, के सफल समापन के बाद की गई थी, जो 1 से 22 जुलाई 1944 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में आयोजित किया गया था। विश्व बैंक के अभी अध्यक्ष भारतीय मूल के अजय बंगा हैं। विश्व बैंक के 189 सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 17.25% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा शेयर धारक है, जबकि भारत 2.91% हिस्सेदारी के साथ सातवां सबसे बड़ा शेयर धारक है। 21 फरवरी 2024 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विषय क्या है दोस्तों? तो बहुभाषी शिक्षा, सीखने और अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ। ये 21 फरवरी 2024 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा का विषय या थीम है। इस वर्ष इसका 25वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। अमीन सयानी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो पेशे से क्या थे दोस्तों? तो एक रेडियो प्रस्तोता थे। भारत के जाने माने रेडियो प्रस्तोता अमीन सयानी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अमीन सयानी का जन्म 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। सयानी का घर मुंबई के चर्च गेट इलाके में था। सयानी ने अपनी प्रतिष्ठित रेडियो प्रस्तुति गीतमाला के जरिए काफी लोकप्रियता प्राप्त की थी। वो अपने मनमोहक आवाज और आकर्षक शैली के लिए जाने जाते थे। श्रोताओं को बहनों और भाइयों के रूप में संबोधित करने का उनका तरीका आज भी कानों में गूंजता है। तो दोस्तों, यह रहा 21 फरवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।